बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की दाखिली सलामती, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सफारतकारी के चंद अहम मामलात पर बात करेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मंगी डैम के करीब कायम पुलिस चौकी पर जदीद हथियारों से लैस TTP के दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिनमें 2 SHOs और इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स के इंचार्ज हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। ये एहलकार कोयटा को पानी फराहम करने वाले अहम डैम के मंसूबे की हिफाजत पर मामूर थे। हमले के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, FC, CTD और AFT ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसमें 15 दहशतगर्द मारे गए, जबकि अगवा किए गए कई एहलकारों को बाजियाब भी करा लिया गया। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, निहत शहरी, सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़म है कि वो मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करेंगे। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जनरल हेड क्वार्टर्स में होने वाली 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी गैर मामूली अहमियत की हामिल रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में दहशत गर्दी, सरहदी सूरत हाल, हाइब्रिड वॉरफेयर, कौमी सलामती और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लिया गया। कौमी क़यादत ने वाज़ा किया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखेगा, जबकि मुल्क को हाइब्रिड जंग, बैरूनी प्रोपेगेंडे और प्रॉक्सी कार्रवाइयों के ज़रिए गैर मुस्तहकम करने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजलास में मुसल्लह अफवाज की जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दीली, ऑपरेशनल तैयारी और बदअमन इलाकों में बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह पर भी जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे के हवाले से बयानात और इक़दामात पर भी तशवीश का इजहार किया गया और ये अज़म दोहराया गया कि पाकिस्तान अपने पानी के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। इसके साथ साथ अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्द तंजीमों की सरगर्मियों पर भी सख्त तशवीश जाहिर की गई, जबकि कश्मीर के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के बढ़ते हुए सफारती किरदार की। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने खामोशी से लीबिया के मशरकी और मगरबी धड़ों के दरमियान सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लीबिया गुज़श्ता कई बरसों से 2 मुतवाज़ी हुकूमतें, तेल की दौलत की तकसीम, फ़ौजी इख्तियार और सियासी इक़्तिदार की कशमकश का शिकार है, जिसके बायस मुल्क मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दोनों फरीकों के दरमियान एक काबिल कबूल अबूरी सियासी फार्मूला सामने लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इक़्तिदार की तकसीम रियासती इदारों के इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के सियासी अमल की राह हमवार हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और सऊदी अरब इस सफारती अमल से आगाह हैं, जबकि तुर्किया और कतर भी पाकिस्तान के किरदार की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो न सिर्फ लीबिया में इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त होगी, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के सफारती किरदार और एतमाद में भी नुमाया इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़, इनके साथ होंगे एम्बेसडर अता मुनीम शाहिद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर टीपू, आपसे शुरू करूंगा। ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में कल पेश आने वाला वाक़या बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हमें ये पता चलता है कि निहत्ते पाकिस्तानी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये दहशत गर्दों के निशाने पे है, और ये कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं, ये हम सबको पता है। ये वाक़या बहुत ही बुरा था। जो चेंज हमने देखा वो ये है कि पहले इस तरह के वाक़े होते थे, फिर हुकूमत रीग्रुप करती थी और उसका कोई जवाब देती थी, लेकिन तवातर के साथ अब हम ये देख रहे हैं पॉलिसी के अंदर चेंज के वाक़या होता है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और वहीं से हुकूमत एक ऑपरेशन लॉन्च कर देती है। सर, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ये जो मिलिट्री लीडरशिप है हमारी, इसकी जो डिसीजन मेकिंग है इसमें और पहले की जो हालात, तो उसमें फ़र्क ये है कि ये अपने डिसीजन जो है वो बहुत क्विकली लेते हैं और बहुत सख्त प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं। बिकॉज ये हमारा जो तजर्बा हुआ है जी दहशतगर्दों के साथ, वो ये इतने अरसे के बाद हमने इनको कुछ अपीज भी किया, कुछ इनको छूट भी दी, कुछ नेगोशिएट भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन अब तो ये है कि वो बैरूनी ताकतों से इस कदर मिल गए और इस कदर एरोगेंट हो गए हैं कि वो बड़े बड़े हमले, बड़े बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं एक्सप्लोसिव से
वो कॉर्डन ऑफ जो है वो जो गेट शेट होता है उसको मार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो जाती है, इवन इफ दे गो जो है क्रॉस फ्रंटियर या सिस फ्रंटियर जहाँ पे भी हो उनको जाके पकड़ते हैं। तो इसके ऊपर दुनिया में शोर होगा तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना इंटरेस्ट और अपने जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और एक ये भी है कि अब पाकिस्तान की बनाना मरसूद के बाद जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो भी ठीक है। तो हर लिहाज से ये है कि दुश्मनों को ये खबर होनी चाहिए कि उनके खिलाफ जो एक्शन होगा वो बहुत सख्त होगा। वो दूसरी बात यह है कि जी कोई भी रूडिमेंट्री फोर्स या कोई भी इंसर्जेंसी वाली फोर्स पाकिस्तान को एक मुल्क है उसको तोड़ नहीं सकती, इसकी इंस्टीट्यूशन है, सारा कुछ है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस की डिस्पेंसेशन है उसमें मॉरल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नेंस का जो हमारी अंदर के जो अंदरूने खाना जो शॉर्ट कमिंग है उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बड़ा बरवक्त ऑपरेशन किया और जवाबी कार्रवाई के अंदर 15 दहशतगर्द भी जो थे वो मारे गए, और जो अगवा किए हुए मुगवी अहलकार थे उनको भी बाजियाब करवा लिया गया। इस लिहाज से तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हम जानते हैं एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया, इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है या जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है उसके अंदर भी चेंज आ रहा है, वो भी बेहतर हो रही है। दहशतगर्दी के हमलों के अंदर फेरोसिटी भी ज़्यादा हो रही है, इनको फंडिंग भी आ रही है। आप कैसे देखते हैं मामले को? बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब की उस बात से एग्री करूंगा कि जो हमारे अपने इंटरनल जो हमारी शॉर्ट कमीज हैं, और दूसरे नंबर पे जो हमारा इंटेलिजेंस जो है नेटवर्क, उसकी फेलियर बार बार नजर आ रही है। इसको हमें बिल्कुल एड्रेस करने की जरूरत है। आपने सही फरमाया कि कल 15 जो हैं वो हमने मिलिटेंट जो है उनको हलाक भी कर दिया, और उसके बाद जो हमारे अगवाशुदा पुलिसमैन थे उनको भी हमने रिकवर कर लिया। तो ये तो जहाँ तक हमारी फोर्सेस की आप कह रहे हैं एक्शन का तल्लक है उसमें, या उनकी कॉम्पिटेंसी का तल्लक है, उसमें तो कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन जो देखें, ये जो इंसर्जेंसी या जो या जिसको फितनल ख्वारिज भी हम कहते हैं, फितनल हिंदुस्तान भी कहते हैं, जिसको सपोर्ट है, इंडिया की भी सपोर्ट है, इसके लिए जरूरी है कि हम ना सिर्फ एक अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, और सेकंड जो है वो वहाँ के हालात जो है उनको भी बेहतर करने की कोशिश करें। हम वहाँ के जो यूथ है उसकी जो इश्यूज हैं उसको भी साथ साथ ये सारी चीजें इकट्ठी करने की हमें जरूरत है। क्योंकि ये बार बार हम देखें, एक बलूचिस्तान में या KPK में बार बार जो मुख्तलिफ किस्म की वाक़यात हो रहे हैं, इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये ठीक है कि वो स्टेट को वो डैमेज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो तो बार बार इसको चैलेंज किया जा रहा है, और वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नुकसानदेह है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट में कमी भी हमने देखी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जहाँ हमारी फोर्सेस बड़ी इफेक्टिव हैं ऑपरेशन करने में, उनको अपने जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और वहाँ के नौजवानों को जो है वो एक नया बयानिया देने की ज़रूरत है, उनको जॉब्स देने की ज़रूरत है, और वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आने चाहिए। तो ये, और वहाँ के लोगों के साथ मिल के हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कर्नल आबिद, ये फरमाइएगा कि जैसे एम्बेसडर साहब ने इशारा किया, इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। हम देखते हैं कि ज़ियारत के अंदर पहले भी ज़ियारत रेजिडेंसी पूरी कौम के लिए एक बड़ा आइकॉनिक वो सिंबल थी, कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी जहां वो रहते भी थे, नोट के ऊपर भी उसकी तस्वीर थी, और हमारे पाकिस्तान के चंद जो इमेजेस हैं उनमें से वो एक इमेज था बिल्डिंग्स का, जो पाकिस्तान की यूनिटी को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ बलूचिस्तान का भी वो सिंबल था एक लिहाज से, उसको जला दिया गया था, दोबारा उसको बनाया गया। अब फिर दोबारा इन्हीं इलाकों के अंदर बार बार ऑपरेशन का होना क्या वाकई इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करता है, या ये मामलात या वो टेरेन इतना मुश्किल है कि उसको काबू करने में हुकूमत को मुश्किल हो रही है? क्या मामला है, इस पर आपका क्या टेक है? बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं जी बसत एहतराम एम्बेसडर साहब से एग्री नहीं करूंगा। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, देखिए ये एक इंसर्जेंसी है, ये एक फिफ्थ कॉलमिस्ट और है, ये एक ग्रे जोन की बैटल है। तो ग्रे जोन की बैटल है, उसमें जो इंफॉर्मेशन की जो डोमिनेंस है वो
बाय वर्च्यू ऑफ द कम्प्लेक्सिटी जो टेररिस्ट है उसके पास चली जाती है। क्योंकि देखें, उसने जो पॉपुलेशन है उसको डरा के रखा होता है, उसने पॉपुलेशन को गुमराह करके रखा होता है। बहुत सारे जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, बहुत सारी जो अंडर करंट सोसाइटल हैं, उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ वो कर्टेल्ड होता है और दूसरी साइड पे बहुत एनहेंस्ड होता है। अच्छा, वो एनहेंसमेंट अब और भी बढ़ रही है। अब जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सर्वेलेंस करती हैं, सर्वेल करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैयर से भी और फिजिकल मैयर से भी। लेकिन अब देखें, स्टारलिंक बीच में ऐड हो जाता है। स्टारलिंक जो है वो हमारे किसी भी नेटवर्क से आप उसको जैम नहीं कर सकते, आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो एक अमेरिका का एलॉन मस्क का बनाया हुआ एक ऐसा इंटरनेट का एक सिस्टम है जो आप किसी भी जगह पे एंटेना खड़ा करें 2 फुट का, साथ उसके डिवाइस लगाएं, एंड देन देयर यू गो, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। फिर आप ये भी देखिए कि एक और फैक्टर इसमें ऐड हुआ है, वो जो कि ड्रोन्स हैं। अब ड्रोन्स इतने आगे हैं, अगर आप देखें तो 2025 से को कंपेयर करें 2026 के इन पहले 6 महीनों में, तो देयर इज अ 150% सर्ज इन द यूज ऑफ ड्रोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स, और वो ड्रोन्स बन रहे हैं, आ रहे हैं। फिर ये जो कुर्द फैक्टर है, अब वो भी इसके अंदर, क्योंकि कुर्द ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इन तीनों जगहों को डिस्टेबलाइज, क्योंकि वो जो कुर्द हैं वो जो सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर हैं, जो सुन्नी एलिमेंट जो कुर्द के साथ लिंक है, अगेन वो फिर हमारे जो इंसर्जेंट हैं उनके साथ भी लिंक करता है। फिर जो वेपन्स छोड़ के गए थे अमेरिकन अफगानिस्तान में, वो ज़ाहिर डिफरेंशियल क्रिएट करता है। जब आपने किसी इंसर्जेंसी को काउंटर करना है तो आप स्मॉल आर्म से काउंटर करते हैं, आप बड़े वेपन से, आर्टिलरी फायर से और हेलीकॉप्टर से इंसर्जेंसी नहीं करते, आप स्कॉच ऑफ द अर्थ पॉलिसी नहीं लेके आते। सो वो जो है वो डिफरेंशियल भी ज़ाहिर उस तरफ चल। उसके बावजूद जिस दलेरी से, जिस बहादुरी से मैं समझता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस लड़ रहे हैं, वो दैट इज रियली कमेंडेबल। फिर देखिए, डेली 130 से 140 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंस की बेस पे हो रहे हैं जी। 30,000 पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस वाहिद दुनिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं जिसने एक साल के अंदर 30,000 ऑपरेशंस की हैं, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। बिल्कुल। सो असल में बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जी, जो कि सबसे बड़ा तो फैक्टर ये है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है, जो इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो यंगस्टर्स को गुमराह किया जा रहा है, जो इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना के दिखाया जा रहा है, जो एक डेवलपमेंटल डिफरेंशियल्स की बेस पे लोगों को उकसाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आई थिंक इसके साथ एक्युमुलेट होते हैं और इसको एक इंसर्जेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, खुदा ना खास्ता कि ये एक फुल फ्लेज इंसर्जेंसी हो जाए और फिर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मसला हो जाए। और इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जैसे कि हर जिले के अंदर अब एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम दिया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक डेवलपमेंटल लेआउट है, जो कि वो डिस्ट्रिक्ट उसके लोगों की मर्जी से, उसके जो लेजिस्लेटर हैं उनकी मर्जी से, वहाँ के लोकल लोगों की मर्जी से वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। जो रोड नेटवर्क्स हैं उनको एनहेंस किया जाएगा और भी बहुत सारे मैयर्स हैं। खैर देखिए, ये एक जो हिंडरलैंड है बलूचिस्तान का, वो एक टेरेन भी ऐसी है कि आप वहाँ पे जो है बाज दफा एक गांव से दूसरे गांव का फासला 4-4 घंटे ड्राइव करने के बाद आप दूसरे गांव में पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है जी। बिल्कुल जी, स्कैटर्ड तो एक हिंडरलैंड है, उसकी अपनी एक ज्योग्राफी। क्योंकि देखिए, किसी वॉरफेयर में 3 चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हु विल विन द वॉर। पहली चीज इज ज्योग्राफी, सेकंड इज द टैक्टिक्स एंड द थर्ड इज द टेक्नोलॉजी। तो आपने एक्चुअली ऐसी पॉलिसी बनानी है काउंटर इंसर्जेंसी की, काउंटर टेररिज्म की, जो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर आपकी एसेंडेंसी होगी, तो तब आप जाके इनको कंट्रोल कर सकेंगे, जिसकी कोशिश हो रही है। टास्क इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो मौका ढूंढता है, वो तो एम्बुश करता है, आपको नहीं पता कब किस जगह पे एम्बुश हो जाए। लेकिन वो जो इंसर्जेंट है या जो टेररिस्ट है, फिफ्थ कॉलमिस्ट है, उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो उसी सोसाइटी के अंदर रहता है, सेम लोगों में फिरता है, शलवार कमीज पहनता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनता, उसी तरह दुकान पे फिर रहा होता है, बाइक पे फिर रहा होता है। सो आप अगर बहुत ज्यादा एक तरह से सप्रेस करेंगे सारी पॉपुलेशन को, तो फिर एक तरह से वो ओवरडोज हो जाएगी, ओवर ड्राइव हो जाएगी, एज फार एज द सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इज कंसर्न। तो आई थिंक एक मुश्किल सिचुएशन है जी। और इसके अंदर दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है जो साफ नजर आ रहा है, और एक एफर्ट है। बेसिकली इसके लिए सोसाइटल अप्रोच चाहिए, बिकॉज इट्स अ वॉर अगेंस्ट सोसाइटी, सो वी रिक्वायर अ सोसाइटल अप्रोच। दैट इज द रीजन that there ought to be a national response। और वो जो नेशनल एक्शन प्लान था
उसके जो बहुत सारे महकमों को एनहेंस करना था, उसके महकमों की कैपेसिटी एनहेंस करनी थी, उनकी एट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन एनहेंस करनी थी, जिसमें लेजिस्लेटर भी शामिल हैं, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, जिसमें बाकी इदारे भी शामिल हैं। तो आई थिंक इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा, बड़ी तफसील से निशानदेही की कर्नल साहब ने तमाम मेयर्स की और कंपल्शंस की भी। ज़ाहिर है इतना आसान काम नहीं है, टेररिस्ट जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ट्रेन को भी देखना है और इलाके की सूरत हाल को भी देखना है। सारी चीज़ें जो ऑर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जाते, लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हंगामी बुनियादों के ऊपर रिफॉर्म्स की हैं, पुलिस के अंदर भी और अदरवाइज़ भी इक्विप भी किया है। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई की है बलूचिस्तान की हुकूमत ने, अपग्रेडेशन की है सिक्योरिटी इदारों की, फोर्सेस की, पुलिस की, वो काफ़ी रहेगी और वो मौसर साबित होगी आइंदा आने वाले वक्त में, या इसके अंदर स्टिल कोई बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, जो फोर्सेस में रिफॉर्म्स है ना जी, वो तो एक टैक्टिकल मेजर है, ऑनगोइंग मेजर है, उसमें एवोल्यूशन होता रहता है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है। हम जब अब इसकी ओवरऑल पिक्चर देखें जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मलाया में जो अर्ली 50s की इंसर्जेंसी थी कम्युनिज्म की, जी, वो एक बड़ी यानी शोरा आफाक इंसर्जेंसी कंट्रोल की मलाया ने लोगों के साथ मिलके। तो जब आप इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी कंट्रोल करने की कोशिश करें जिसने आपका बहुत ज्यादा खून बहा हो, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हों स्कूलों में, अस्पतालों में, मसाजिद में, सिक्योरिटी फोर्सेस की, और अभी तक ये जारी है और कई डेकेड से जारी है, तो फिर इसका जो सद्देबाब है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। और एक पहलू ये होता है कि जी, जिस मुल्क में मसलन पाकिस्तान में अगर ये इंसर्जेंसी हो रही है तो सारे करोड़ों लोग तो जो है ना वो इंसर्जेंट्स के साथ नहीं है, तो जो उनके साथ नहीं है उनके तो दिल आप जीते हैं, उनको तो अपने साथ मिलाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है जी कि इंसर्जेंसी के जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल इन इंसर्जेंट्स को मुहैया हैं। वो उनमें एक फॉरेन सपोर्ट है, एक नैरेटिव है, एक टेरेन है, एक फंडिंग है, ये सारा कुछ उनके पास है। तो पाकिस्तान को इंटरनल मनूवर और एक्सटीरियर मनूवर जो है वो मिलके करना पड़ेंगे। अब से कुछ साल पहले हमने कोई डोसियर दिए यूएनओ को, यूरोपियन यूनियन को, कि जी हमारे अंदर देखिए हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है और ये उसके शवाहिद है। तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, बिकॉज उनका हिंदुस्तान के अंदर एक मर्केंटाइल इंटरेस्ट था या है, और हिंदुस्तान जो है उस वक्त ज्यादा एग्जर्ट कर रहा था। लेकिन पोस्ट बनियान मरसूस और पोस्ट हमारा रोल जो मशरक़ वस्ता में रहा है जंग खत्म करने का, इसमें पाकिस्तान का स्टेचर बहुत उभर के ऊपर सामने आया है, और यकीनन ये फील्ड मार्शल की जो एफर्ट है ये काबिल सताइश है। तो उसको यूज करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कोशिश ये करें कि जहां से ये इंसर्जेंसी स्टेम हो रही है, फंड हो रही है, उसको आप टैकल कीजिए, उसको टैकल करें जी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम काबुल में, अफगानिस्तान में तालिबानों को हमने बहुत एंगेज किया, सारा कुछ किया जी। जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं ना जी पाकिस्तान में जी, जो इंटेलिजेंस वाले हैं, जो सारे, उनको ये मालूम है कि काबुल के कंट्रोल में अफगानिस्तान नहीं है उस तरीके से। वो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आगे से जो है मुख्तलिफ किस्म के दुख देने वाले बयानात देते हैं या आपसे वो एग्री नहीं करते। असल में सूरत हाल ये है
कि अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी है उसमें सारे पाकिस्तानी नहीं है। ये बड़ी गौरतलब बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे बहुत सारे अफगान हैं जो रिक्रूट हुए हैं टीटीपी के अंदर, उनको हिंदुस्तान डॉलरों में पैसे देता है, बाकायदा वो रिक्रूट हुए हैं और बाकायदा उनको एक स्टैंडिंग आर्मी की तरह तनख्वाह मिलती है डॉलरों में। ठीक। और अगर वो टीटीपी वाले कंबाइन करते हैं खुरासान के साथ या खोस्त के जो हक्कानी हैं, जो पाकिस्तान के जो अक्रॉस प्रोविंसेस हैं, पख्तियार, नूरिस्तान, खोस्त, तो ये कंधारी तालिबानों के लिए ट्रेडिशनली ये एक बड़ा ज़्यादा ख़तरा है और वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक और फैक्टर ये है कि जो सलांग पास के पार फारसीबान हैं, ताजक हैं या उज़्बेक लोग हैं या शिया हैं, हज़ारा हैं, या वो मसूद वाली वैली में लोग हैं जो बदख्शां वाले हैं, वहाँ पे तालिबानों का उस तरीके से कंट्रोल नहीं है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो इस तरह से, तो पाकिस्तान के एक्सटीरियर मनूवर, अब तो इसके अंदर आपको पता है कि इसराइल भी शामिल हो गया है और पाकिस्तान ने ये बहुत बहुत अच्छे स्टेप उठाए हैं कि डीप जाके उनके अंदर वो स्ट्राइक की है। तो एक्सटीरियर मनूवर जो है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि एम्बेसडर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। देखिए, इंटेलिजेंस सेटअप्स जो होते हैं वो बेशक 100 जो है वो स्टॉल कर ले, एक बीच में से निकल जाए, जो नुकसान हो जाए। असल में आजकल के जो आपको टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जिस तरह के हालात अंदर जा रहे हैं, जो ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस है, या ड्रोन से आप देखते हैं या सैटेलाइट से आप देखते हैं, इस सारे को कंबाइन अगर करें तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट अ मेजर अटैक जिसके अंदर इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव इन्वॉल्व हो और ये सारा कुछ हो। तो ये इंटेलिजेंस इदारे भी समझते हैं और उनकी इंटरनल वर्किंग जो है वो जरूर ये सोचते होंगे कि यार हमें क्यों ये पता नहीं होने पाया और क्या हो गया ये। तो ये बात जरूरी है कि इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त हर जगह हो सकती है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। दुनिया में जितने भी इदारे हैं वो हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमले हैं ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने जी इनको, ये पहली दफा हुआ है कि सिर्फ फ्रंटियर ऑपरेशंस के अलावा हमने ट्रांस फ्रंटियर ऑपरेशन किए हैं जाके अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में हमें ये एक तो हमें एक्सटीरियर मनूवर ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया की ताकतों को साथ में लाएं और ऐसा एटमॉस्फेयर मजबूरी करें कि उनको वहां पे फंड ना किया जाए। ये एम्बेसडर साहब आपको बेहतर बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जी जो आप चाइना को इन्वॉल्व करें, जो वहां पे डेवलपमेंट हो रही है कनेक्टिविटी के लिहाज से, तो अफगानिस्तान को ये समझ आएगी। फिर ये है कि जी आप दुनिया की ताकतें मिला के तो आप कभी भी नेगोशिएशंस का या इस तरह की, या चाहे वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो, ट्रैक 1.5 हो या ट्रैक 1 डायरेक्ट हो, उसको आप कभी भी रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स एक ऐसी इतना बड़ा ग्रे एरिया है जहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि जी हाँ हमने बहुत बात कर लिया, अब हम आपको सिर्फ मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये गलत बात है। आप ठीक है अपना दिफा करें, आप उनको मारें भी जहां से वो आते हैं, आपका हक है दिफा का, यूएनओ आपको हक देता है दिफा करने का क्रॉस द बॉर्डर, वो आप जरूर करें, लेकिन आप उनको एंगेज करें। वो सारे अफगानिस्तान हमारे खिलाफ नहीं है जी। बात यह है कि मैं क्या आपको बताऊं, मैं जो अफगानों की पहली हुकूमत थी तालिबानों की मिड 90s की, मैं अफगानिस्तान गया हूँ, मैं कंधार गया हूँ कारगिल के वक्त, और मैंने मुल्ला उमर का जो सक्सेसर था उस वक्त वो एविएशन मिनिस्टर मुल्ला मंसूर अख्तर, वो मेरा होस्ट था। ही टुक ओवर द तालिबान, अफगान तालिबान आफ्टर मुल्ला उमर्स डिमाइस। और वो जो मस्तूम के पास एक ड्रोन हमले में मारा गया था, मेरी उससे मुलाकात हुई, और अगर समझने बूझने की बात है तो उन वो जो तालिबान की पहली हुकूमत थी और तालिबान की जो अब हुकूमत है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। उसमें बहुत फर्क ये अपनी जो बुनियादी असूल थे उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के और पाकिस्तान के साथ गुड नेबरली रिलेशंस के, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो एक दूसरे की मदद की है ना मुसाइद हालात में, उसको रिकॉग्नाइज कर देते। ये तालिबान तो जो है ना ये किसी और रास्ते पे चल पड़े हैं। अब दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ ज़ल्मे खलीजात को मिला के, एक तो वो एग्रीमेंट है जो सारों को सामने हुआ, सारों को पता है, एक उसने अंदर खाने एग्रीमेंट हुआ, और एक आपको पता है कि उन्होंने
अमेरिकन ने एक शिक लिखी थी कि हम आपकी टेरिटोरियल जो वो बढ़ोती है या एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, हम आपको मदद करेंगे। मींस कि हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, अगर पाकिस्तान के अंदर आप इनक्रेस करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। फिर हथियार भी जो उन्होंने उधर छोड़े, जो हमारे खास सवाल, तो बहुत सारी चीजें मिल मिला के हम देखिए, मैं एक आखिरी बात कहूंगा जी प्लीज। पाकिस्तान की फौज जो है दुनिया की बेहतरीन फौजों में से है। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस देखे हैं दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, इन्फेंट्री के, आर्टिलरी के, आर्मर के, हायर स्टडीज में हम किसी से पीछे नहीं है, बहुत अच्छे हैं और इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हम लड़ना भी जानते हैं, जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। बहुत बहुत अच्छी फौज है आपके भी, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूरी है। बड़ा हालात पॉइंट को काबू करना जरूरी है, लोगों के दिल जीतने जरूरी है और इकोनॉमी दुरुस्त करनी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है जी, बिल्कुल आपको करनी चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, मजीद भी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें CDF सैयद आसिम मुनीर ने उनके ऊपर अज़म का इयादा किया। बहुत सारी चीज़ों पे इंडस वाटर ट्रीटी भी उसमें थी, हाइब्रिड वॉरफेयर थी, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, टेररिज्म, कश्मीर का मसला। आपसे मैं चाहूँगा कमेंट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी जिस पर तशवीश का इजहार किया, और कश्मीर का मसला जिसके ऊपर मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रखने के अज़म का इयादा किया CDF ने। ये हमें एक लिहाज से पाकिस्तान की पॉलिसी जो आने वाले दिनों के अंदर तमाम चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, इनके ऊपर उन्होंने बड़ा सीरियसली डिस्कशन की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मसला, भारत इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। पाकिस्तान बार बार तशवीश का इजहार कर रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में भी तशवीश का इजहार किया और साथ कश्मीर का भी जिक्र हुआ। इनके ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि इन दो इश्यूज़ के ऊपर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल हमें पाकिस्तान का नज़र नहीं आता, हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम जो एक राइपेरियन स्टेट हैं, और पानी तो हमें वो कश्मीर से ही आएगा। तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए भी है, जिसे शायद कहा गया है कि जो आपका 80% वाटर है, जो 3 आपके दरिया हैं, झेलम है, सिंध है, ठीक है जी, और ये तीनों दरिया जो आपके चनाब है, चनाब, सिंध और झेलम, जो ये तीनों दरिया जिनका पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हेल्ड इन अबेंस में नहीं रखी जा सकती, ये इलीगली उन्होंने किया है। देखिए, अगर कोई कंट्री जो है, जिस तरह इजराइल जो है वो कोई यूएन की या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को जो है वो नहीं मानता, तो शायद ये इंडियन ने भी जो इनके तल्लुकात बड़े हैं इजराइल के साथ, उन्होंने वहां से सीखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इस पे तो तमाम जितने भी लीगल आप समझ लें कि डॉक्यूमेंट हैं, या आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन समझ लें, या न्यूट्रल एक्सपर्ट समझ लें, सबकी एक ही राय है कि आप इसको हेल्ड इन अबेंस नहीं रख सकते, क्योंकि यूनिलैटरली। हाँ, अगर दोनों कंट्री मिलके कोई इसमें अमेंडमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरली ना पाकिस्तान ना इंडिया इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अब एक वाटर को या पानी को एज ए वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो बंद उनके पहले भी हैं, जिसपे हमारे बागली आ रहा है, दूसरे मुख्तलिफ जो बंद बनाए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, अब वो जो अपना जो है चनाब का वाटर जो है वो डिवर्ट कर रहे हैं ब्यास की तरफ।
तो ये वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी का जो बहाव को कम किया जा सके। बाज लोग समझते हैं कि नहीं हो सकता, यस एक बड़े पैमाने पे तो नहीं हो सकता, लेकिन जरूर उस पर कमी की जा सकती है। उस पर आपको जब पानी की जरूरत होगी तो वो उस वक्त पानी नहीं छोड़ेंगे, जब नहीं जरूरत होगी उस वक्त आपको पानी छोड़ देंगे, जिसके लिए आपके जो वाटर साइकिल खत्म हो जाएगा। आपकी तमाम की तमाम एग्रीकल्चर पंजाब की हो, सिंध की हो, वो तमाम की तमाम जो है वो ये इंडस वाटर ट्रीटी के जो दरिया है इन पे वो मुनस्सर करती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के पास आपने कहा कि क्या जराए हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये बायलैटरल उनके साथ है कि आप इसको नहीं कर सकते। सेकंड, हम जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने तो ऑलरेडी आपके हक में फैसला कर दिया कि ये नहीं, ये हेल्ड इन अबेयंस। उसके बाद आप यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां जा सकते हैं। लेकिन जो हमने उनके साथ प्रोसेस शुरू किया हुआ है ट्रैक 2 का, ये एक बड़ा ट्रैक 2 का एक प्रोसेस है जिसमें हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप होश के नाखन लें, आप पानी को एज हथियार यूज नहीं कर सकते। इसके रिपरकशंस दोनों कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो पाकिस्तान तो कभी भी ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान का एक्शन होगा वो इंडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो इससे पहले कि ये इस हद तक पहुंचे कि कोई कन्फ्रंटेशन की हद तक पहुंचे, इससे पहले दोनों ममालिक को और इंडिया को खास तौर पे ये सोचने की जरूरत है कि वो ऐसी हरकतें ना करे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान कोई ऐसे एक्शन की तरफ जो है। और उसके लिए जरूरी है हम अब चाइना को, अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात बेहतर है, रशिया समझता है और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी ये समझती है कि जो ये इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती। और पानी को जो लो रिपेरियन स्टेट, बहुत सी स्टेट्स हैं, इजिप्ट है आपके सामने, तो ये सारी इसको पानी को रोका नहीं जा सकता। तो हमें इंडिया को इनडायरेक्टली और थ्रू अपना जो मल्टीलैटरल हमारे कंट्रीज हैं जिसमें चाइना, यूएस, रशिया शामिल है और यूरोपियन यूनियन शामिल है, उसके लिए बावर कराने की जरूरत है कि वो अपनी इस ट्रीटी को बहाल रखे और हमें हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता रहे ताकि ये किसी बड़े खतरे से हम बच सकें। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। कर्नल आबिद, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, टेररिज्म के ख़िलाफ़ रिजॉल्व और जो जिन इलाकों में बदअमनी है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर के दिल जीतें और तरक्की लेके आएँ, उन इलाकों के अंदर बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी फलाह पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। साथ ही साथ प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सीज़ के ऊपर भी बात हुई और इनके लिए भी अपनी जो विजिलेंस है हमारी आर्मी की भी और बाकी इदारों की, वो विजिलेंट हैं। हमें पता है कि एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी चल रही है हमारे ख़िलाफ़ और प्रॉक्सीज़ भी चल रही हैं। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं बलूचिस्तान के तनाजुर में, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ये देखिए, बलूचिस्तान में अगर आप ये जो रिसेंट अटैक हुआ है कल जिसकी आप बात कर रहे थे, इसकी चीज़ और सिग्निफिकेंट है कि पहले जो अटैक्स थे, अगर आप क्वेटा को लें, उससे नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करें तो एक पख्तून डोमिनेटेड एरिया है और एक बलोच डोमिनेटेड एरिया है। इसी तरह बलूचिस्तान की ज्योग्राफी भी दो चीज़ों में, ज्योग्राफिकली और टोपोग्राफिकली भी डिवाइड होती है। एक प्लेटो है और दूसरे फिर प्लेन्स हैं और उसके साथ नीचे कोस्टल एरिया है जी। अब जो अगर आप देखें तो इंसर्जेंसी या ये जो टेररिज्म है ये अब पख्तून एरियाज की तरफ भी मूव कर रहा है। अच्छा, फिर जब आपने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की तो हाइब्रिड वॉरफेयर में जो आपकी नेशनल एसिमिलेशन है, जो आपके नेशनल आइडियल्स होते हैं, जो आपकी हिस्टोरिकल आइकन्स होते हैं, जो आपका हिस्टोरिसिज्म होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर नैरेटिव बनाते हैं। उन नैरेटिव्स को टारगेट किया जाता है। आपके वो इंस्टीट्यूशंस जो कि जिनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिनको परफॉर्म करना चाहिए, उनको डिमिनिश किया जाता है। क्योंकि कोई भी स्टेट, आपको पता है कि जो एक बुक भी आई थी बड़ी अच्छी कि फेल्ड स्टेट क्या होती हैं, तो फेल्ड स्टेट वो होती हैं जिनमें इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे होते, उनको टारगेट किया जाता है, उस लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, आपके हिस्टोरिकल जो आइडल्स हैं उनको टारगेट किया जाता है और फिर उनको एक नैरेटिविटी आर्क बनाया जाता है और इस नैरेटिविटी आर्क के थ्रू जो है वो जो यंगस्टर्स हैं, जो इम्प्रेशनिस्ट माइंड्स हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हो रहा है। अब देखें, बलूचिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट पंजाब में भी पढ़ने आते हैं, सिंध में भी पढ़ने आते हैं,
और वो वहीं से ऑलरेडी इंडोक्ट्रिनेट होके आते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे पढ़ते हैं और वापस जाके अगेन वो बीएलए और बीआरए को ज्वाइन कर लेते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसको आप काइनेटिक ऑपरेशन से खाली नहीं काउंटर कर सकते, ये सोसाइटल वॉर है। अगर एक बच्चा एफसी कॉलेज में आके एडमिशन ले रहा है तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बलोची बच्चा है, मैं देखूं क्या सोचता है क्या करता है, या उसको मैं आइसोलेट करके छोड़ दूं कि मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, वो बलूचिस्तान से आया है, वो अपने ही उस ग्रुप में फिरे और वो अगेन जो सोच के आया है, जो उसको बताया गया है, वो चीजें वैलिडेट होती जाए। सो आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में जाहिर है इसका सबसे बड़ा टूल जो है वो आपके जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो हैं, क्योंकि उनके थ्रू में आप किसी तक भी पहुंच सकते हैं, आप कोई भी राय रख सकते हैं, किसी भी राय का इजहार कर सकते हैं और वही फिर सॉलिडिफाई होता जाता है। तो एक, क्योंकि देखें ये एक प्रोपोगेंडा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इन सारी चीजों को मिला के बेसिकली एक कॉग्निटिव वॉरफेयर है, जिसमें मैं आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं उनको काबू कर लेता हूं और उनको काबू करके फिर मैं उसको ऐसे ट्रेवर्स करता हूं कि आपको ये लगे कि आप बहुत मजलूम हैं, आप वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, वहां पे हालात बड़े खराब हैं, वहां पे पाकिस्तान जो है वो फिर कंपेयर किया जाता है। मैंने खुद सुना है, मैंने इंटरेक्शन भी किया है कि वहां से जो लोग आते हैं एग्जैक्टली वही चीजें जो कि खुदा ना खास्ता 71 से पहले बांग्लादेश और उससे पहले कहा जाता था, वही चीजें अब लाहौर की रोड्स को कंपेयर किया जाता है जब उसके साथ तो की जाती है, हालांकि वहां पे भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप देखें तो वहां पे पॉपुलेशन को देखिए, आप रिसोर्सेज देखिए, बलूचिस्तान को पर कैपिटा 5 टाइम्स ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं एज पर एज पंजाब इज कंसर्न। आप डाटा तो देखिए, उस डाटा को कंपेयर, अब वो कहाँ जाते हैं, वो क्यों नहीं लगते, लगते हैं तो कहाँ लगते हैं। अब ये दिस इज द क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। तो गवर्नेंस, आप किसी भी इंसर्जेंसी को जी, कर्नल साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, एक वैलिड पॉइंट और है, उसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। जब ब्रिटिश राज था तो पंजाब के प्लेन्स को जो ब्रिटिश थे उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड तरक्की पहले ही दे दी थी। सो वी इनहेरिटेड दैट डेवलपमेंट और उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट हुई, तो ये एस्पेक्ट भी हाईलाइट नहीं किया जाता। ये पहले से ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ थे, यहाँ पहले भी यूनिवर्सिटीज़ थी और दैट सूटेड द जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको सूट करती थी ये चीज़। तो इसके ऊपर भी प्लीज़ रोशनी डाल दें। जी देखिए, मैं कह रहा था कि अंग्रेज का प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज ने काउंटर करना था एक ऐसे रूलर को जिसने 30 इयर्स अंग्रेज को अपनी पूरी टेरिटरी के अंदर इस पंजाब की जो स्टेट है उसमें एंटर नहीं होने दिया था, और वो रंजीत सिंह था। और उसको उसने करने के लिए डेफिनेटली फौरन फिर कुछ ऐसे मेजर्स लेने थे जहाँ पे वो पॉपुलेशन के अंदर जो वो विनिंग हार्ट एंड माइंड, या उनको एक जो यहाँ की जो लैंडेड कम्युनिटी थी उसको एक्सपैंड कर सकता, इसलिए नहरें निकाली गई, इसीलिए फौरन जो है रेलवेज यहाँ पे पहुंचाई गई ताकि जो उसको वो जो मेन एम्बेट है उसके अंदर ले आए। तो ये वाली चीजें देखें, अगेन हम यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी इस डेवलपमेंट की जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन ये डेवलपमेंट उस एम्पेटस के साथ इस जो क्राइसिस अभी वाला है इससे पहले होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब चले पहले नहीं हुई तो बेसिकली तो आप किसी भी इंसर्जेंसी को काउंटर गवर्नेंस से करते हैं, और ये अंग्रेज का भी ये स्टेप गवर्नेंस का था जिसकी आप बात कर रहे हैं। इट वाज नॉट इकोनॉमिक, उस वक्त जो इश्यूज थे वो उसकी नजर में नहीं थे, गवर्नेंस ज्यादा जरूरी थी। तो अब हमें भी यही करना चाहिए कि वहां पे जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसको गवर्नेंस के थ्रू हमें इनको अप्रोच करना चाहिए। फिर जो हम हाइब्रिड और कॉग्निटिव वॉरफेयर की बात कर रहे थे उसके लिए हमें, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, उन लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा, उनको वो जो नैरेटिविटी आर्क है उसको हमें बताना पड़ेगा कि उसमें असल में जो ट्रुथ क्या है, असल में जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान की कथा क्या है, और बलूचिस्तान उस कथा का हिस्सा है, बलूचिस्तान उससे अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अता साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान ने डिस्क्रीटली लिबिया के मशरकी और मगरबी धड़ों के दरमियान सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं और ये भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त है, इसमें ऑन बोर्ड हैं अमेरिकन भी, KSA भी, तुर्किया भी, ये सारे मुल्क जो हैं ये जानते हैं और पाकिस्तान इसमें भी लीड ले रहा है। तो पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं इसका ये एक सेकंड चैप्टर भी हमें लगता है कि शुरू हो जाएगा, इस पर कमेंट कर दें प्लीज़। जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपना जो डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है, हिस्टोरिक रोल जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान को शायद उससे एक बड़ा बूस्ट भी मिला है जी। और पाकिस्तान के, जैसे आपने खुद फरमाया, ईस्टर्न फैक्शन के साथ जिसको सदाम अख्तार जो है वो पिछले माह तशरीफ भी लाए थे
और हमारे उनके आर्मी चीफ से जो है CDF से मुलाकात भी हुई और उनके साथ हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हैं और हमने उनके साथ कोई डिफेंस परचेजेस के बारे में भी जो पैक्ट किया हुआ है जिसमें JF-17 है और सुपर मशाक हैं। इसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है GNU है, जिसके प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबा है, उनके साथ भी हमारे जो हैं वो रिलेशनशिप है और इस दफ़ा उन्होंने हमको अप्रोच किया है कि आप हमारे जो है हमारे दोनों फैक्शंस के दरमियान कोई जो है वो कोई पीस एग्रीमेंट जो है वो कराएं। तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो और इसको अमेरिका भी और सऊदी अरेबिया और जो कतार की भी जो हमायत हासिल है, UAE का भी कुछ इस पर रोल है और उसको मैं इस वक्त ज़्यादा नहीं बयान करूँगा। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अब लीबिया के दो वारिंग फैक्शन है, दोनों जो है वो खुद भी थक चुके हैं और वो जो है समझते हैं कि लीबिया में एक यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए। इसकी तरफ कोशिशें जारी हैं। देखिए अब अभी ये प्रिलिमिनरी यानी कि अभी इसका आगाज है, जैसे जैसे ये आगे सूरत-ए-हाल बढ़ती है तो देखते हैं कैसे दोनों फैक्शन के साथ पाकिस्तान के जो है बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है कि कोई रोल प्ले कर सके और ये और दूसरी तरफ ये भी है कि इसको जो सिक्योरिटी है उसकी हिमायत। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर बड़ी हाई हो रही है, पाकिस्तान का बड़ा नाम भी हो रहा है, हम एक लाइमलाइट में भी हैं और मुल्क हम पे एतमाद कर भी रहे हैं बड़े मसले हल करवाने के लिए। जो दरीना मसले हैं जैसे लिबिया का जिक्र किया और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जैसे US और ईरान के दरमियान सालिसी अभी पाकिस्तान की जारी है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर डिप्लोमेटिकली और ख़ित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ब्राइट है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंटरनल इश्यूज़ को हल किया जाए। जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी मौसर तरीके से निशानदेही की कि डेवलपमेंट करें उन इलाकों में जिन इलाकों के अंदर महरूमी है, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र किया उसके अंदर भी इस अज़म का अयादा किया गया कि जो एग्रीव्ड इलाके हैं या पसमानदा इलाके हैं या जहां मसाइल हैं उन मसाइल को तरक्की देके हल किया जाए। यही इस चीज़ का एक पायदार जो है सलूशन है और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ये टारगेट अचीव करने में कामयाब रहेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।